नमस्कार, मैं नमस्कार। पांडे विजय कुमार। एक बार फिर हम लोग अगले टॉपिक को लेकर के अ, हाजिर हुए हैं आप सबकों के बीच। खास करके 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिशन 50 आईएएस के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद आचार्य सर। और इस आज हम लोग इनसे, चूँकि ये अपने संस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आज हम सर से पिछली परीक्षाओं से में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेकर के आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न का सही जवाब और बेहतरीन कैसे लिखा जाए, क्या किन किन तथ्यों का प्रयोग किया जाए और कैसे उसको एक समृद्ध उत्तर के रूप में तैयार किया जाए ताकि हमें अच्छे से अंक प्राप्त हो सके। इसी को ध्यान में रखते विजय जी, हुए। देखिए उससे पहले हम एक चीज बात करना चाहेंगे अपने जो दर्शक जो देख रहे होंगे कि देखिए साइंस टेक को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रांति है कि बड़ा टफ सेक्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक बड़ा ही आसान सब्जेक्ट के रूप में है। अगर आप करेंट के प्रति इंटरेस्ट लेते हैं तो कुछ मुद्दे जो उपयोगिता किस रूप में इसके बारे में चर्चा कर दें। आजकल देख रहे होंगे करेंट के सवाल काफ़ी पूछे जा रहे हैं, पीटी में पूछे जा रहे हैं, मेन से भी पूछे जा रहे हैं। तो करेंट का एक सेक्शन जो आप इंटरनेशनल रिलेशन को लेके हैं, कुछ इकोनॉमी को लेकर के जो सवाल फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, वही डेवलपमेंट वाली जो वर्क है, खासकर अंतरिक्ष को लेकर के, परमाणु को लेकर के या आपदा को लेकर के, स्वास्थ्य कुछ क्षेत्र को लेकर के, वो सवाल साइंस टेक में है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस प्रकार फर्स्ट पेपर में 2 क्वेश्चन लिखना होता है स्टैटिक्स सेक्शन से लेकर, उसी प्रकार इसमें भी 2 क्वेश्चन लिखना होता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज स्टैटिक्स की जो भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, उस पर सॉलिड मार्क्स आते हैं। वैसा ही लगभग, एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, लगभग वैसा ही मार्क्स है। अगर उसको बनाते तो 100% मार्किंग आता है। अगर इसको आप अगर लिखते हैं लॉजिक के साथ, करेंट अपडेट के साथ लिखते हैं, तो इस क्वेश्चन में लगभग 80% मार्किंग आ 100% अगर उसमें बना पाते तो 80% आ पाता। तो 3 ये महत्वपूर्ण सेक्शन है। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका जो पाठ्यक्रम जो है, तो ऑलरेडी ज्योग्राफी के साथ मैक्सिमम सेक्शन जुड़ रहा है। जो सेकंड पेपर आप पढ़ते हैं उसमें जो ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का जो सेक्शन आ रहा, तो खासकर ज्योग्राफी का सेक्शन इसमें काफ़ी थोड़ा सा इस सेक्शन खासकर जैव प्रौद्योगिकी को लेकर के, अंतरिक्ष को लेकर के, परमाणु को लेकर के सेक्शन थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन उसमें भी आपके उससे टेक्नोलॉजी नहीं पूछे जा रहे, उसमें केवल एप्लीकेशन पूछा जाता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम लोग जो कहते हैं यहाँ मार्किंग क्यों दिक्कत हो रही है या लोग टफ क्यों मान रहे हैं कि मटेरियल पढ़ते हैं और इसके बाद कहते हैं क्वेश्चंस अलग हैं। और खासकर हम बिहार के बीपीएससी के जो प्रश्न जो जो सेलेक्ट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जिस तरह भाषा को वो यूज़ कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर ये अपडेट अभी होंगे तो केवल इनकी सफलता ही नहीं होगी, सफलता के बाद जब ये ऑफिसर बनेंगे तो उसके बाद की चुनौतियाँ जो होती है अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, कि क्या आपने नहीं समझा। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार रियल अधिकारी ही होते हैं। क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी जो है सरकार यही होते हैं। चूँकि मंत्री तो 5 साल के बाद आए, 5 साल के बाद बदल गए, कोई नए आएंगे, मंत्रालय चेंज होते रहेगा। लेकिन अधिकारी जो एक बार जो ज्वाइनिंग होता है तो लगभग 20 से लेकर 35-38 वर्षों तक वो सरकार की सेवा करते हैं। तो जितनी अच्छी पॉलिसियाँ या निर्माण के लिए या जितने अच्छा ज्ञान उनको होता है उतना मंत्री महोदय को नहीं होता है। तो इसीलिए ये सेक्शन को कंप्लीट करना काफ़ी जरूरी है। तो इसलिए ये हमने उपयोगिता की चर्चा की। अब राइटिंग को लेकर के चर्चा। दरअसल इसमें एक साइंस टेक्नोलॉजी में ये भी आता है कि लोगों को दिक्कत होती है कि कहाँ से मटेरियल उपलब्ध हो। मटेरियल की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो पहली बार सफल हुए हैं पीटी में तो वो चाहते हैं कि हम कैसे साइंस कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उनके लिए सर कोई ऐसा बेसिक बुक हो जिससे एक बेसिक नॉलेज हो और वो कैसे अपने पूरे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाएँ या उसकी पूर्णतः तैयारी कर पाएँ ताकि वो परीक्षा में लिख पाए। इसके लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए इसमें एक चीज़ तो सबसे पहले बता दें, एक ऑफिसर समाज में निश्चित तौर पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है जिनकी बिलियंसी काफ़ी बेहतर होती है। तो अंडरस्टैंडिंग उनका बेहतर होना चाहिए, राइटिंग एबिलिटी काफ़ी बेहतर होनी चाहिए।
एक पहलू तो यहाँ आप देख रहे हैं। अब जहाँ तक रहा मटेरियल की बात है, सवालों की प्रकृति को देखकर के मटेरियल की चर्चा होती है। तो मटेरियल जो है सामान्य स्तर पर कोई भी साइंस टेक को आप देख सकते हैं, मटेरियल ले लीजिए, लेकिन ये फंडामेंटल मटेरियल, इसमें मार्किंग हमेशा 50% ही आ सकता है, उससे अप नहीं जा सकते। अब क्यों नहीं जा सकते? दो मुद्दे पर, एक जब तक करेंट अपडेट आप नहीं लिखेंगे तब तक नहीं संभव होगा, और दूसरा है कि प्रश्नों के अनुसार जो फॉर्मेट है अगर उसमें अगर आप नहीं लिखते हैं, जो सवाल पूछे गए अगर उसके दायरे में नहीं लिखते हैं तो मार्किंग आपको नहीं मिलेगा। हाँ, या एक बात और कहना चाहेंगे, कई लोग चाहते हैं कि मटेरियल मिल जाए, कई वाले बुक सेलर भी होते हैं, कई स्टूडेंट भी होते हैं जो अपेक्षा करते हैं सर आपकी किताब, आपका नोट्स। लेकिन यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा अगर मान लिया 66 का मार्च में संभावित है, अप्रैल में संभावित है, तो आप अप्रैल का जो फैक्ट जो आप लिख रहे हैं तो कॉपी आपकी जांच 1 महीने के बाद मई में हो रही है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि अप्रैल तक के भी घटना, परीक्षा के पहले तक की घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अपडेटिंग हो रहा, केवल आंकड़े ही नहीं बदल रहे, दृष्टिकोण भी बदल रहे हैं। तो आंकड़े को अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दृष्टिकोण को अगर आप छोड़ते हैं और दृष्टिकोण को अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप प्रभावी स्तर से एग्जामिनर के मन में अपने प्रभाव को नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए कई लोग हमसे मांगते हैं, तो मैं पिछले बार जो बताया तो 2017-18 का आंकड़ा होगा, 19 का आंकड़ा होगा, लेकिन इस बार जो बताऊंगा 20 का। ये जब भी संभव होगा तो ये क्लास नोट जब मैं लिखाऊंगा तभी संभव हो पाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मटेरियल अपडेट यही हो सकता है। अब बाजार में जितनी भी पुस्तकें हैं सभी मेरे दृष्टि से स्तरीय पुस्तकें हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनसे एक जनरल फेनोमेनन उसकी जानकारी हो जाती है, लेकिन आप बेसिक जानकारी मिल पाएगी, बेसिक जानकारी मिलेगी, और उसके दायरे में आप प्रश्न के साथ अपने आप को रूबरू कराए, उसके साथ लॉजिक दीजिए, तभी आप लिख पाइएगा। क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी ये तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता चलता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उससे जुड़ा हर चीज़, मतलब उसके आगे आगे पीछे की जो भी सारी घटनाएं हैं, अब तक जो घटनाएं हो रही हैं, अब तक जो नई चीज़ें आ रही हैं, उन सब चीज़ों को आप संग्रहित करते हुए, संकलित करते हुए चलें, और बेसिक चीज़ को जानते हुए तब आगे बढ़ें, तभी जा कर के आप जो है मुकम्मल आंसर परीक्षा में लिख पा सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस है तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग जैसा कि तो हम लोग 65वीं परीक्षा के जो पिछले बार जो सवाल पूछा गया था उसी का हम एक उदाहरण लेते हैं, ताकि आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से बेहतर प्रश्नों को समझते हुए हम कैसे उत्तर सही ढंग से लिख सकते हैं, इसमें क्या क्या तथ्य दिए जा सकते हैं। तो सर एक सवाल है, बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है, इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाएं। देखिए, इस प्रश्न को देखेंगे तो फॉर्मेट के स्तर पर दो है, एक तो है कि प्राकृतिक आपदा 2 के रूप में है, बाढ़ और सूखा के, और दूसरा है कि इसके प्रबंधन के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो 2 है। तो हमने कहा था कि 3 घंटे 3000 वर्ड, यानी एक क्वेश्चन पर लगभग 350 से 75 शब्द, यानी 350 से 400 शब्द, यानी पेज के आधार पर देखा जाए तो लगभग 3 पेज के आसपास यहाँ उत्तर होता है। अब सवाल पहला जो है खास करके कि बाढ़ और सूखे को लेकर के, तो यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप ग्राफ के माध्यम से बताएंगे ये आपके आंसर का बुलेट पॉइंट हो सकता है। तो ग्राफ के माध्यम से देखिए, आपदा का स्वरूप बेसिकली 2 है, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानवीय आपदा। प्राकृतिक आपदा को दिखा सकते हैं कि जलीय भी है, स्थलीय भी है, वायुमंडलीय भी, ये प्राकृतिक आपदा के रूप में है। लेकिन इन सब के उदाहरण के बाद दिखा सकते हैं कि बिहार में कई प्राकृतिक आपदाओं में बेसिकली 4 प्रमुख हैं प्राकृतिक आपदा, जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप और जो बिजली जो गिरता है, ये 4 प्रमुख जो राज्य सरकार ने चिन्हित किया है, 4 प्रमुख आपदाओं में से है। लेकिन सवाल जो है 4 आपदाओं में से एक सवाल जो है बाढ़ और सूखा, तो इसको जस्ट एक फिगर के रूप में पुनः दिखाइए कि बिहार में उत्तर बिहार जहां बाढ़ प्रभावित है, वहीं दक्षिण बिहार जो है सूखा प्रभावित है। तो वहां क्या हो सकता है, इस चीज़ों को लेकर के एक समान रूप से हम लोग 150 शब्दों में इसको लिखेंगे। उसके बाद में आएंगे कि टेक्नोलॉजी की भूमिका क्या हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी के स्तर पर देखेंगे
तो यहाँ यहाँ देखें टेक्नोलॉजी के रूप में सूचना तकनीक नंबर 1, अंतरिक्ष का क्षेत्र नंबर 2 और जैव प्रौद्योगिकी नंबर 3, ये 3 का है। फिर ऊर्जा टेक्नोलॉजी के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 4 के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, कुछ आंकड़े भी आपके साथ हम जोड़ने का प्रयास करेंगे यहाँ। तो ये 4 के स्तर पर देखें कि जहाँ जहाँ अंतरिक्ष तकनीक से हमें एक पूर्वानुमान हो जाता है। तो एक जो पूर्वानुमान की जब जानकारी हो जाएगी तो उसी पूर्वानुमान की जानकारी को हम एक दूसरे को कन्वे करेंगे, यानी पूर्व ही जितना पहले कन्वे कर, तो यहाँ सूचना तकनीक का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद हम उसी जल जो आता है उसका जल का हम अतिरिक्त जल का कहीं ना कहीं बिजली उत्पादन हम लोग कर सकते हैं, तो ऊर्जा के सेक्टर में इसका काम हो जाता है। इसके बाद कहीं ना कहीं हम अगर उसे खास करके बाढ़ प्रबंध क्षेत्र यानी कि फ्लड एरिया जो क्षेत्र है उसके दोनों ओर अगर हम बागवानी कर लें, वृक्षारोपण कर ले, वो भी रो 3 से 4 अगर हम लगाना शुरू कर दे, तो ये एक प्राकृतिक तटबंध और मानवीय तटबंध का एक अच्छा खासा मिक्सचर भी हो सकता है। एक नेचर के साथ हम सहयोग भी कर, तो ये टेक्नोलॉजी के रूप में हम यहाँ प्रयोग इजी वे में कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो समान सा चीज़ है। जैसे एक छोटा सा इसी में उदाहरण करना चाहेंगे कि उत्तर बिहार में खास करके जो बाढ़ जो आती है उससे नेपाल जो पानी छोड़ता है, तो स्वाभाविक है कि पर्वत पर ऊंचे हैं, वहाँ पर ऊंचाई पर पानी ज़्यादा पड़ता है, ढाल होने के नाते पानी नीचे आना चाहता है, तो बांध को तोड़ने का एक खतरा रहता है। तो उसीलिए अतिरिक्त जब पानी जलाशय में नेपाल के पास आया तो जलाशय को वो खोल देता है। तो खोलने के पीछे भारत सरकार का जो समझौता था कि हमें दिल्ली को सूचित करेंगे ताकि कि हम स्थानीय लोगों को सूचित कर पाए। तो यहीं पर यही एक टेक्नोलॉजी कहीं परेशानी हुई कि दिल्ली से फिर पटना सूचना, पटना से स्थानीय जिलों को सूचना, तो वहाँ सूचना का आदान प्रदान होते होते तब तक पता चलता है कि पानी वो छोड़ा जा चुका है, तब तक घटना हो जाती है। तो सुझाव तो यही है कि पटना के साथ दिल्ली के साथ साथ पटना को सूचित किया जाए। तो दिल्ली जितनी संवेदनशीलता दिखाएगी पटना बिहार के लिए, तो उससे ज़्यादा संवेदनशीलता पटना में हो सकता है। तो पटना जल्दी से अपने जो नागरिक है उनको उस क्षेत्र से हटाया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी के रूप में मोटे तौर पर है। लेकिन उसके बारे में देखिए एक समान रूप से चर्चा भी हम करना चाहेंगे कि प्राकृतिक आपदा को लेकर के जो हमारा प्रबंधन 2005-2016, दूसरी बात है सेंदाई जो फ्रेमवर्क जो आया 2015 से 30 के लिए, और हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बनाए SDG जो बनाए हैं जो 30 के लिए, 17 में 8 इसी का सेंदाई का ही है। और ये चीज़ों को लेकर के भारत सरकार ने 10 सूची जो कार्यसूची की घोषणा भी की है, तो कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी पर आधारित ही है। और ये टेक्नोलॉजी पर जो आधारित है तो इन पहलुओं को भी देना पड़ेगा। कुछ आंकड़े मैं बता दूं, जैसे इनसेट 3DR, फिर SAT-1 से हुदहुद, नीलोफर, रानू, बरदा जैसे चक्रवात को हमने कंट्रोल करने, पूर्व सूचना के कारण कंट्रोल तो नहीं, इसके प्रभावों को कम करने में बहुत हद तक मदद मिली। इसके अलावा है कि असम सरकार ने नॉर्थ ईस्ट अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के सहयोग से लगभग 27 जिलों में बाढ़ के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रारंभिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली भी डेवलप की। उसी प्रकार संपूर्ण भारत में भी है और उसका एक जो बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र पटना में भी स्थापित किया गया। इसके अलावा देखिए कुछ आंकड़े और भी है। अंतर्राष्ट्रीय चार्टर एंड स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स के अनुसार इसरो जो है 23 देशों के लगभग 59 अलग अलग आपदाओं संबंधी डेटा को उपलब्ध कराता है। और इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि भूस्खलन को भी लेकर के ये आंकड़ा हमें मिला। तो ये सवाल को अगर आप लिखते हैं तो ऐसे जब आप लिखते हैं ये तथ्य जो देते, अपडेट जो देते हैं, तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। या एक चीज़ और हम जोड़ना चाहें खास बिहार के संदर्भ में, देखिए बिहार के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जो बना था, जिसका जो लक्ष्य था कृषि, जल संसाधन, वन एवं जैव विविधता तथा आपदा प्रबंधन संबंधित रणनीतियों पर विशेष फोकस करना। और ये 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप में कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए एक संकल्प केंद्र का निर्माण करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, प्रत्येक जिला में इसको पहुंचाना, और प्रत्येक जिला से प्रखंड और ग्राम पंचायत के स्तर पर जो ट्रेनिंग के माध्यम से जो आपदा से जोड़ करके जो अधिकारी लोग उनको जोड़ कर दिया जा रहा। तो ये बिहार सरकार का एक विशेष पक्ष है। तो अगर 2 लाइन अगर इसको आप लिख देते हैं तो मार्किंग काफ़ी बेहतर हो सकता है। दूसरा सवाल पूछ सकते हैं इसमें। एक सवाल है, भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है।
इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की उदाहरण विस्तार से व्याख्या कीजिए। देखिए, यहाँ तो एक चीज़ तो सबसे पहले इस सवालों में भी मेक इन इंडिया के पहलू को समझना होगा कि सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया भारत में बना। अब भारत में बनाने के पीछे सरकार की भूमिका क्या थी? देश में रोजगार क्रिएट करना, औद्योगिकरण का माहौल बनाना, रेवेन्यू को कलेक्शन करना, हम प्रोडक्शन जो तैयार कर रहे हैं अपने अपने अभिन्न देशों को हम प्रोवाइड करना, यानी कि निर्यात के स्तर पर हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, ये पहले से भी चला आ रहा था, लेकिन मेक इन इंडिया तरफ इसका एक विजन दिया गया और एक मिशन के रूप में इसको लाया गया। तो ये कार्यक्रम था। और इसमें तकनीकी का क्या है? तो तकनीकी के क्षेत्र में अगर आप चलते हैं तो अंतरिक्ष के रूप में, रोबोटिक्स के रूप में, संचार के रूप में, परमाणु ऊर्जा के रूप में, जैव प्रौद्योगिकी के रूप में, कृषि के रूप में, इसका जो इम्पैक्टनेस जो देखेंगे, खास करके ये पशुपालन के रूप में, मत्स्य पालन के रूप में। तो ये जो चीज़ें जो है संबंधी सुरक्षा को लेकर के, खनन ऊर्जा को लेकर के, विनिर्माण को लेकर के, ये ऐसे सेक्टर हैं जिनके माध्यम से हम इन चीज़ों को उत्तर को लिख सकते हैं। इसमें क्या था, फैक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अगर आप 9, 10, 11, 12 तक पहुंचा देते हैं तो मार्किंग आपकी अच्छी आ सकती है। और इसी में एक जैसे हम लोग कह सकते हैं रक्षा के क्षेत्र में, देखिए कि रूस के साथ जो समझौता हुआ, जो सुखोई के कई पार्ट्स जो है हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत में बना रहा है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर आप देते हैं और निष्कर्ष लिखते हैं तो मार्किंग आपकी अच्छी आ सकती है। तो इसमें सर मेक इन इंडिया का ये स्वदेशी आंदोलन है, ये बात साबित हो जा रहा है कि किस तरह से हम जो है भारत में ही चीज़ों को बना रहे हैं और भारतीय चीज़ों को हम बढ़ावा दे रहे हैं इसको बना कर। हाँ, उसी तरह सेम सवाल जो है ना, कोविड-19 का जो सवाल आया था कि रोजगार को सृजन करने क्या, तो आप भी समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो आ गया, खासकर डिजिटल बैंकिंग के रूप में देखेंगे, फिर आपका ई नाम मार्केट के रूप में देखें, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर जगह तो अब टेक्नोलॉजी का ही यूज हो रहा। तो निश्चित तौर पर ये जो टेक्नोलॉजी जो है इसका कहीं ना कहीं उपयोगिता अगर देखें तो रोजगार के अवसर काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम भी आ रहा, डिजिटल इंडिया आ रहा है, डिजिटल पेमेंट आ रहा है, मोड सिस्टम, मतलब आप पे ये साइबर क्राइम की समस्या भी हो रही है। वो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग देंगे, निष्कर्ष में इस चीज़ को लिखेंगे, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू जो यही है कि हम अब खास करके एजुकेशन के फील्ड में भी इसमें आ सकते हैं। लॉकडाउन में तो ये हम लोगों ने कोविड-19 में देखा ही किस तरह से लगातार रियली आपदा में एक अवसर के रूप में हमें दिया और अब तो एक विकल्प के रूप में आ गया। ये लर्निंग की प्रवृत्ति काफ़ी बड़ी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइंस टेक को बढ़ावा देती है और इसको हम लोग अपना रहे हैं। तो आज मेरी एक चीज़ केवल मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये प्रयास जो आपने किया ये काफ़ी बेहतर प्रयास है और ये वीडियो केवल यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे भी आपने जो प्रयास किए, अन्य भी फैकल्टी रहेंगे, वो फैकल्टी के साथ भी जुड़ना है और ख़ास करके एक कड़ी है। अभी तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को एक जनरल आउटलाइन के रूप में हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी 66 बीपीएससी के लिए संभावित टॉपिक क्या है, क्वेश्चंस किस रूप में पूछे, जो आप टेस्ट सीरीज कराएंगे उसको डिस्कशन भी करा सकते हैं, और आंसर क्या क्या होगा, कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा। अगर ये पाठक जो श्रोता वर्ग जो दर्शक वर्ग जो देख रहे हैं, अगर वो पॉइंट्स को नोट करेंगे तो उनको भी काफ़ी लाभान्वित हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और उनको एक प्रकार से आइडिया भी मिलेगा कि कहाँ से और किस तरह से चीज़ों को हमको संग्रहित करना है और तैयार करना है, तो इससे वो बेहतर उत्तर तैयार कर पाएंगे। तो ये हम लोगों ने बार बार कहा है कि ये हमारी कड़ी है। तो आज हम लोग ये दूसरी कड़ी लेकर पहुँचे थे। अगले वीडियो में हम एक और कड़ी के साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम बेहतर उत्तर को लिख सकें। तो संभवतः हम चलिए जाते जाते गुड नाइट से पहले एक चीज़ को हम लोग कहना चाहेंगे। आज आपने एफबी लाइव की बात कहा था, टेक्नोलॉजी का ही मायने था कि आपका नेटवर्क काम नहीं कर पा रहा, तो अंततः हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो को ही देने के पक्ष में हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी कारण से हम लोग थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ है और इसको उस हिसाब से हम लोग दे पा रहे हैं। कम से कम आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए, आप जिससे प्रभावित हों, आप लाभान्वित हों, ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है। और इसी को ध्यान में खास करके जो दूर बैठे हमारे छात्र अभ्यर्थी हैं उनको इससे ज़्यादा लाभ हो, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज बस इतना ही, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।